aspirants, how are you all? Once again, welcome back on our platform मेंस वाला. Here this is सुचिता सिंह. तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे. और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के, अपने संविधान के भाग 3, भाग 4 और भाग 4 का दैट इज़ पार्ट 4A को कम्प्लीटली पढ़ लिया है. ठीक है, हमने FR पर पूरा डिस्कशन कर लिया है, हमने DPSP पढ़ लिया है एंड आफ्टर दैट हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी अच्छी तरह से कवर कर लिया है. ठीक है, तो फिर आज से मतलब इस वीडियो से हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 दैट इज संघ को डिस्कस करेंगे. ठीक है, पार्ट 5 में आप प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, संसद दैट इज पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट का पूरा डिटेल पढ़ेंगे. ठीक है, जो कि सारे टॉपिक्स आपके प्रीलिम्स के सिलेबस में भी हैं. ओके, और अगर हम बदले हुए सिलेबस की बात करें, मतलब जो सिलेबस 2024 से अप्लाई होगा, अगर उसमें बात करें हम, तो पॉलिटी में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं. बस यूनिट 6 से उसे यूनिट 5 में शिफ्ट कर दिया गया है और साथ ही जो यूनिट 10 में कमीशंस थे उन्हें भी पॉलिटी में ही इंक्लूड कर दिया गया है. ठीक है, तो आपको उसके लिए बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि कमीशन तो ऑलरेडी हमें अपनी ही क्लास में कवर करना था. ठीक है, तो वो भी ईजिली स्मूथली आपके एग्ज़ाम के पहले पूरी हर तरह से अच्छे से 360 डिग्री डायमेंशन से कवर हो जाएगा. गॉट इट. तो आज से हम पढ़ने वाले हैं संघ दैट इज द यूनियन. ठीक है, तो भाग 5 संघ का शासन अनुच्छेद 52 से लेके अनुच्छेद 151 तक है. मतलब भाग 5 में जो संघ का शासन है वो आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक है. ठीक है, आर्टिकल 51A तक तो आपने पढ़ लिया था. आई होप आप सभी ने उसके शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे. तो आर्टिकल 151A तक मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ तक तो हमने अच्छे से कवर कर लिया था. ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं संघ का शासन दैट इज केंद्र. ठीक है, पॉलिटी में संघ को ही केंद्र बोलते हैं, सॉरी पॉलिटी में केंद्र को ही संघ बोलते हैं. ठीक है, फिर अगर हम बात करें तो आप सभी जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, मतलब इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री. तो यहाँ पर लोकतंत्र में मतलब डेमोक्रेसी में 3 तरह की इकाई होती है. ठीक है, पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका एंड द थर्ड वन इज न्यायपालिका. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका मतलब जुडिशरी. ठीक है, विधायिका का काम होता है कानून का निर्माण करना, कार्यपालिका का काम होता है उस कानून को इम्प्लीमेंट करना और जुडिशरी का काम होता है कि वो कानून सही है या नहीं उसकी समीक्षा करना या उस कानून को प्रोटेक्ट करना. ठीक है, समझ आया. मतलब अगर कोई भी कानून बनता है तो वो विधायिका के द्वारा बनाया जाता है. ठीक है, और अगर कोई भी कानून को लागू कराना होता है तो वो कार्यपालिका के द्वारा लागू कराया जाता है. और अगर किसी कानून की समीक्षा करनी होती है, मतलब कानून सही है या नहीं, गलत है या नहीं, कहीं पर हमारे संविधान का उल्लंघन तो नहीं कर रहा, या फिर उस कानून की रक्षा करनी होती है, तो फिर वो दायित्व, वो कार्य न्यायपालिका का है. ठीक है, तो विधायिका मतलब लेजिस्लेचर में 3 आते हैं. फर्स्ट वन इज राष्ट्रपति, सेकंड वन इज राज्यसभा एंड थर्ड इज लोकसभा. और आप सभी जानते हैं राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ये किसके अंग है? तो ये संसद के अंग है. तो इसे आप वन वर्ड में कह सकते हैं कि विधायिका के अंतर्गत संसद आती है. ठीक है, फिर उसके बाद आता है कार्यपालिका. कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी आते हैं. फिर उसके बाद संघ के अधिकारी एवं कर्मचारी, एम्प्लॉयज़ ऑफ द यूनियन. फिर उसके बाद न्यायपालिका मतलब जिसमें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय आते हैं. ठीक है, लेकिन अगर हम भाग 5 की बात करें तो भाग 5 में सिर्फ उच्चतम न्यायालय दिया हुआ है. ठीक है, फिर उसके बाद पार्ट 6 में उच्च न्यायालय दैट इज़ हाई कोर्ट मेंशन किया गया है. कहाँ से कहाँ तक? तो आर्टिकल 241 से आर्टिकल 237 तक हाई कोर्ट और सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स का पूरा आर्टिकल्स प्रोविज़न दिया हुआ है. ठीक है, क्लियर हुआ. यहाँ पर कुछ को डाउट हो रहा होगा कि राष्ट्रपति कार्यपालिका में भी है, राष्ट्रपति विधायिका में भी है. ठीक है, तो आप सभी जानते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन है, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है. ठीक है, तो कार्यपालिका में रहना तो उसका फिक्स है, मतलब संवैधानिक दर्जा ही मिला हुआ है. फिर उसके बाद अगर हम विधायिका की बात करें तो अभी हमारे हाल ही में हुए 2023 प्रीलिम्स में पूछा गया था
कि संसद के कौन कौन से अंग होते हैं, मतलब संसद में कौन कौन शामिल होता है। ठीक है, आप सभी जानते हैं संसद में लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, मतलब संसद में 2 सदन होते हैं। ठीक है, पहला उच्च सदन दैट इज राज्यसभा, दूसरा निम्न सदन दैट इज लोकसभा। फिर उसके बाद संसद में राष्ट्रपति भी शामिल होता है। अब आप याद रखें, संसद में कभी भी प्रधानमंत्री नहीं आते। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति इसमें शामिल क्यों होते हैं कि जब कोई भी बिल या फिर कोई भी कानून संसद के द्वारा बनाया जाएगा, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा के द्वारा बनाया जाएगा, तो वो कानून तभी व्यवहारिक रूप में आएगा जब उस पर राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर कर देंगे, है ना। मतलब उस प्रस्ताव पर, उस बिल पर जब राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर कर देंगे, जब उस विधेयक या उस बिल को राष्ट्रपति भी पास कर देंगे, तभी वह कानून बनेगा। इज इट ट्रू? तो उस तरह से आप विधायिका के अंतर्गत राष्ट्रपति को सम्मिलित करते हैं। फिर उसके बाद अगर हम कार्यपालिका की बात करें, तो कार्यपालिका में जो, अगर हम कार्यपालिका में बात करें तो कार्यपालिका में 2 तरह की कार्यपालिका होती है। ठीक है, लेट्स टेक अ ब्लैंक पेज। ओके, तो कार्यपालिका में 2 तरह की कार्यपालिका होती है। द फर्स्ट वन इज नाम मात्र एंड द सेकेंड वन इज वास्तविक। तो अगर हम शक्तियों के आधार पर बात करें तो कार्यपालिका 2 तरह की होती है। द फर्स्ट वन इज नाम मात्र की कार्यपालिका एंड द सेकेंड वन इज वास्तविक कार्यपालिका। तो नाम मात्र की जो कार्यपालिका शक्ति है या जो नाम मात्र की कार्यपालिका प्रधान है, वो राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, ऐसा कहाँ पर मेंशन है? तो ऐसा आर्टिकल 53 के अंतर्गत मेंशन किया गया है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रमुख होंगे। फिर उसके बाद अगर हम वास्तविक शक्तियों की बात करें तो वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री में निहित होती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाए प्रीलिम्स में कि कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान तो प्रधानमंत्री, और अगर नाम मात्र का प्रधान पूछा जाए तो नाम मात्र का प्रधान राष्ट्रपति होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? फिर उसके बाद आपको न्यायपालिका में पार्ट 5 में सुप्रीम कोर्ट पढ़ना है और पार्ट 6 में हाई कोर्ट पढ़ना है। ठीक है, और फिर अगर हम कार्यपालिका में ही स्थायित्व के आधार पर बात करें, मतलब ये तो शक्तियों के आधार पर था कि शक्तियों में नाम मात्र और वास्तविक। ठीक है, फिर अगर हम स्थायित्व में बात करें तो स्थायित्व में आता है एक स्थायी कार्यपालिका और दूसरा होता है अस्थायी कार्यपालिका। ठीक है, अस्थायी कार्यपालिका। तो आप सभी, मतलब आप जब कल को डीसी डीएसपी कुछ भी बनेंगे तो आप स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको 5 साल के अंदर जाना है। ठीक है, अब इसका आप एग्जाम्पल, यहाँ पे स्थायी में लोक सेवक आएंगे जैसे आईएएस आईपीएस डीएसपी इत्यादि। ठीक है, और फिर अस्थायी में सरकार आती है जिनको 5 साल के बाद वापस उनके लिए इलेक्शन होता है। ठीक है, तो स्थायी में कौन आएगा? अगर हम स्थायित्व के आधार पर बात करें तो स्थायी में डीसी डीएसपी जितने भी लोक सेवक अधिकारी हैं वो आएंगे। ठीक है, और अगर हम उसके बाद अस्थायी बात करें तो अस्थायी में सरकारें आएंगी जिनको 5 साल के बाद जाना होता है या 5 साल के बाद इलेक्शन होता है, फिर वो आएंगी। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखिए शक्तियों के आधार पर कार्यपालिका 2 तरह की। द फर्स्ट वन इज नाम मात्र एंड द सेकेंड वन इज वास्तविक। और अगर हम स्थायित्व के आधार पर बात करें तो स्थायित्व के आधार पर स्थायी एंड द सेकेंड वन इज अस्थायी। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या है ये समझ आया। विधायिका मतलब कानून बनाने वाली संस्था या फिर कानून बनाने वाली निकाय बॉडी, तो जिसमें कौन आएगा? तो जिसमें संसद आएगी। ठीक है, अब संसद में कौन कौन आता है? तो संसद में राष्ट्रपति और उसके दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, फिर कार्यपालिका, कार्यपालिका में भी 2 तरह की, द फर्स्ट वन इज नाम मात्र की कार्यपालिका एंड द सेकेंड वन इज वास्तविक कार्यपालिका। तो नाम मात्र की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास होंगी और वास्तविक कार्यपालिका शक्तियाँ प्रधानमंत्री के पास होंगी। ठीक है, इसमें कौन कौन आएगा? तो कार्यपालिका में राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट, मंत्रिपरिषद और फिर संघ के अधिकारी और कर्मचारी आएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद न्यायपालिका मतलब जुडिशरी। तो न्यायपालिका में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट आएगा जो कि आर्टिकल 124 से आर्टिकल 147 तक है, और फिर इसी जुडिशियल सिस्टम में पार्ट 6 में जो मेंशन है दैट इज हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, आर्टिकल 214 से आर्टिकल 237 तक उसको भी पढ़ना है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा लोकतंत्र का स्ट्रक्चर है, लोकतंत्र का
फंक्शन है। अब हम देखते हैं कि पार्ट 5 में हमें कहाँ से लेकर कहाँ तक पढ़ना है, ठीक है। तो पार्ट 5 में सबसे पहला चैप्टर है कार्यकारी, जो आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 78 तक है, ठीक है। फिर उसके बाद संसद, दैट इज आर्टिकल 79 से आर्टिकल 122 तक। देन राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, आर्टिकल 123। देन संघ न्यायपालिका, आर्टिकल 124 से आर्टिकल 147 तक। और देन भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि आर्टिकल 148 से आर्टिकल 151 तक है, ठीक है। तो सबसे हमें पहले पढ़ना है कार्यकारी, जिसमें हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री, ठीक है। तो ये हम कार्यकारी में पढ़ेंगे, जो कि हम अपने आगे के 3 से 4 लेक्चर्स में या फिर 2 से 3 लेक्चर्स में अप्रॉक्स कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम राष्ट्रपति पर डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम उपराष्ट्रपति को देखेंगे, एंड देन हम मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, संसद को देखते हुए पार्ट 5 को फिनिश कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम जुडिशियल सिस्टम में पार्ट 5 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को देखेंगे, और फिर पार्ट 6 के अंतर्गत हम हाई कोर्ट को देखेंगे, ठीक है। तो क्लियर हुआ कि पार्ट 5 का स्ट्रक्चर क्या है, पार्ट 5 में हमें क्या क्या पढ़ना है, गॉट इट। फिर उसके बाद अगर हम बात करें आज के टॉपिक की, दैट इज राष्ट्रपति। तो चलिए सबसे पहले हम राष्ट्रपति का कुछ बेसिक समझ लेते हैं, देन हम आर्टिकल्स पर मूव करेंगे, ठीक है। तो अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होता है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट कहाँ है, राष्ट्रपति का पद कहाँ है, तो आपका आंसर आर्टिकल 52 हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा, मतलब एक से ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। द प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द कंट्री, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि देश का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो उसका आंसर प्रेसिडेंट हो जाएगा, ठीक है। और आपको ये भी याद रखना है कि जो राष्ट्रपति है वो देश का पहला नागरिक होता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए देश का पहला नागरिक कौन है, तो देश का पहला नागरिक राष्ट्रपति है। भारत में सबसे सर्वोच्च पद कौन सा है, तो भारत में सबसे सर्वोच्च पद भी राष्ट्रपति है। इस पद का प्रोविज़न कहाँ पर किया गया है, तो इस पद का प्रोविज़न पार्ट 5 में आर्टिकल 52 में किया गया है, ठीक है। फिर भारत का जो राष्ट्रपति है वो संवैधानिक प्रमुख होता है। फिर उसके बाद आता है आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, अर्थात वह संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। अब अभी आपने देखा संघ की कार्यपालिका, ठीक है। क्या क्या पढ़ा, विधायिका पढ़ा, देन कार्यपालिका पढ़ा, एंड देन न्यायपालिका पढ़ा, ठीक है। तो जो संघ की कार्यपालिका है उसका प्रधान राष्ट्रपति होता है, लेकिन कैसा प्रधान होता है, तो सिर्फ नाम मात्र का प्रधान होता है, ठीक है। और सेम यही केस राज्य में, मतलब स्टेट में भी होता है। जो राज्यपाल हैं, जो गवर्नर हैं, वो सिर्फ नाम मात्र के प्रधान होते हैं, और जो मुख्यमंत्री हैं वो वास्तविक प्रधान होते हैं, ठीक है। लेकिन आप ये याद रखिए कि जो मेन मुद्दे हैं, लाइक अगर हमारे देश में हम बात करें तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या कोई भी कहीं भी घूमने गया, ठीक है, कोई भी मंत्री, वो किसी भी देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय समझौता कर रहे हैं या कोई भी उनके साथ संधि कर रहे हैं, तो जो सिग्नेचर चाहिए होगा वो राष्ट्रपति का होगा। मतलब बिना राष्ट्रपति को इन्फॉर्म किए हमारे देश में कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसी संधि, समझौता कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इनके पास नाम मात्र की शक्तियाँ हैं, लेकिन इनका पद बहुत गरिमामय है, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग हम हर काम इनकी परमिशन से होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द 3 सर्विसेज। अब यहाँ पे क्या है, तो देखिए 3 सेनाएं होती हैं, दैट इज थल सेना, जल सेना, वायु सेना, ठीक है। तो तीनों का जो सुप्रीम कमांडर है, जो कमांडर है, वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। क्लियर हुआ, मतलब जो जल सेना है, थल सेना है और वायु सेना है, वायुसेना है, ठीक है। तो इन तीनों सेनाओं के जो कमांडर हैं वो राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। ऐसा कहाँ पर मेंशन है, तो ऐसा आर्टिकल 53 में मेंशन है। देन राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, फर्स्ट सिटीजन, ये तो ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन। फिर उसके बाद आता है आर्टिकल 54।
तो आपको ये क्लियर हुआ कि राष्ट्रपति क्या है। तो राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख है, देश का पहला नागरिक है जिसके पास कार्यकारी शक्तियां होती हैं। और भी राष्ट्रपति जो देश का सबसे सर्वोच्च पद है वो राष्ट्रपति का होता है, ठीक है। तो ये रहा राष्ट्रपति का बैकग्राउंड, मतलब बेसिक्स ऑफ प्रेसिडेंट। अब हम बात करते हैं आर्टिकल्स पर। आप सभी जानते हैं प्रीलिम्स में आर्टिकल से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। 2022 में भी प्रेसिडेंट के आर्टिकल से 2 क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। फर्स्ट वन वाज महाभियोग एंड द सेकेंड वन वाज क्षमादान शक्ति, मतलब पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 61 एंड आर्टिकल 72। फिर उसके बाद अगर हम 2023 की बात करें तो प्रेसिडेंट के आर्टिकल से 54 आया था, दैट इज निर्वाचक मंडल, मतलब इलेक्टोरल, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के आर्टिकल से हर बार क्वेश्चंस आते ही आते हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं। तो प्लीज़ आप आर्टिकल्स पर अपनी कमांड रखें, ठीक है। उसके अलावा अगर हम मेंस में भी बात करें तो मेंस में आपको आर्टिकल्स पर विशेष तौर पर ध्यान देना है, ठीक है। अगर आपको कुछ भी इफेक्टिव लिखना है तो आप उसमें आर्टिकल्स, डाटा, इन सब का संवैधानिक संशोधन, इन सब का ज़रूर यूज़ करें, ठीक है। और अगर आप कहें तो जो आप फैक्ट प्रीलिम्स में पढ़ते हैं, अगर आप उसको वाइजली मेंस में यूज़ करते हैं तो दैट विल बी अ फ्यूल फॉर योर मेंस, ठीक है। मतलब वो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स फेच करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि जो आप प्रीलिम्स में पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको मेंस में भी काम आए, ठीक है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति जो मतलब प्रेसिडेंट है वो आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 61 तक है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि राष्ट्रपति से आर्टिकल 62 तक है, सॉरी। तो इसके अलावा भी बहुत से ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि राष्ट्रपति से रिलेटेड है, ठीक है। अब वो प्रोविजंस क्या है हम उन पर भी डिस्कशन करेंगे, लाइक आर्टिकल 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, आर्टिकल वेट अ सेकेंड, यहाँ पे शायद जो एक्स्ट्रा प्रोविजंस है वो लिखे नहीं गए हैं, बट कोई बात नहीं, हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 72 जिसमें राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट है। आर्टिकल 108 जिसमें राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाने वाली संसद की संयुक्त बैठक है। फिर उसके बाद आर्टिकल 123 जिसमें राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। और भी ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो कि राष्ट्रपति से रिलेटेड है, ठीक है। तो हम उन आर्टिकल्स की एक लिस्ट आपको अलग से प्रोवाइड करा देंगे, गॉट इट। तो यहाँ पर सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 52, दैट इज भारत का राष्ट्रपति, मतलब पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल 52 में क्या है, तो आर्टिकल 52 में पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट दी गई है, गॉट इट। देन आर्टिकल 53 में राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट है, जिसमें हमने पढ़ा कि जो राष्ट्रपति है वो कार्यपालिका का प्रधान होगा, लेकिन कैसा प्रधान, तो नाम मात्र का प्रधान, ठीक है। अगर वास्तविक पूछा जाए तो वास्तविक प्रधानमंत्री होगा, गॉट इट। फिर उसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव, मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन शामिल हो सकता है, कौन कौन वोट दे सकता है, ठीक है। ये कहाँ पर है, तो ये आर्टिकल 54 में है। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है वो थोड़ा अलग होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसमें आम जनता जाके वोट दे सकती है, इसलिए उसका एक अलग से प्रोविज़न किया गया है। फिर उसके बाद आता है आर्टिकल 55। अब निर्वाचक मंडल हो गया, उसके बाद होगा कि राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया है आखिर वो क्या होगी। तो आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया दी हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद आर्टिकल 56 जिसमें अब निर्वाचक मंडल भी हो गया, चुनाव भी हो गया, तो आखिर अब कब तक रहेंगे, तो आर्टिकल 56 में कार्यकाल दिया हुआ है, ठीक है। फिर आर्टिकल 57, अब कार्यकाल पूरा हो गया तो दोबारा निर्वाचित होंगे या नहीं, मतलब आर्टिकल 57 में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचित री इलेक्शन की प्रोविजन दिया हुआ है, ठीक है। तो आर्टिकल 57 में ये दिया गया है कि एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति के पद पर पुनर्निर्वाचित हो सकता है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई भी लिमिट नहीं दी है कि जो व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति बन गया वो कितनी बार निर्वाचित होगा, ठीक है। मतलब हमारे संविधान में कोई भी ऐसी एज लिमिट या फिर कोई भी ऐसे नंबर ऑफ टाइम्स दिया ही नहीं गया है। फिर उसके बाद आता है आर्टिकल 58। आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने की योग्यता है, एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद
आर्टिकल 59 है जिसमें राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें कंडीशंस फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट है। और फिर आर्टिकल 60 है जिसमें राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान मतलब ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद आर्टिकल 61 है जिसमें राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया है, जो कि बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जहाँ से 2022 में क्वेश्चन आए हुए भी थे। ठीक है, सीधा आर्टिकल से क्वेश्चन में पूछ लिया गया था कि महाभियोग की प्रक्रिया हमारे संविधान में किस आर्टिकल में दी हुई है। ठीक है, फिर उसके बाद आर्टिकल 62 है जिसमें राष्ट्रपति कार्यालय की रिक्ति को भरने के लिए चुनाव का आयोजन दिया हुआ है। तो आपको बिल्कुल भी इन आर्टिकल्स को स्किप नहीं करना है। अभी हम वन बाय वन पूरे आर्टिकल पर डिस्कस करेंगे, तो आप सिर्फ और सिर्फ ध्यान से सुनते जाएं। ठीक है, तो आपने आर्टिकल 52 पढ़ा जिसमें पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट है, आर्टिकल 53 पढ़ा जिसमें एग्जीक्यूटिव पावर है। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 54। आर्टिकल 54, ठीक है, तो आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का वर्णन दिया हुआ है। ठीक है, अब राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन है हम सबसे पहले वो समझते हैं। तो According to Article 54, the Electoral College of the President consists of संसद के दोनों सदन, राज्यसभा तथा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। कैसे सदस्य? तो निर्वाचित सदस्य इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस एंड ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। फिर उसके बाद राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। फिर उसके बाद राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों में दिल्ली तथा पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के सदस्य भी शामिल है। ठीक है, कब शामिल हुए? तो 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। ठीक है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग ले सकता है, हु कैन पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, अब देखिए आपने देखा होगा आपके क्षेत्र में जो आम चुनाव होते हैं, लाइक विधायक का चुनाव, सरपंच का चुनाव, तो उसमें आप खुद जाके वोट डाल सकते हैं। ठीक है, मतलब आम जनता जाके वोट डालेगी। ठीक है, लेकिन आप क्या कभी राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने गए हैं? नहीं गए हैं। क्यों नहीं गए हैं? क्योंकि यहाँ पर बहुत सिलेक्टेड लोग जो हैं वो एक बहुत बड़ी जनसंख्या को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मतलब जिन लोगों को आप चुनकर भेजते हैं, जो लोग कहीं ना कहीं आपके बिहाफ पर खड़े होते हैं, आपको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, वही राष्ट्रपति के चुनाव में भी भाग लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में मतलब कौन कौन राष्ट्रपति के चुनाव में अपना वोट दे सकता है, उसमें शामिल है द फर्स्ट वन इज संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, अब यहाँ पर निर्वाचित वर्ड क्यों है आप उसे सुनिए। देखिए आप सभी जानते हैं लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कुछ जो सदस्य हैं वो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। ठीक है, लोकसभा में पहले 2 एंग्लो इंडियंस का प्रोविजन था और राज्यसभा में आज भी 12 जो अलग अलग क्षेत्र के जैसे विज्ञान आदि क्षेत्र के जो लोग हैं उनको मनोनीत करने का अधिकार है। ठीक है, किसके पास? तो राष्ट्रपति जी के पास। तो अब आप खुद सोचिए, जिन लोगों को राष्ट्रपति खुद मनोनीत करेंगे, जिन लोगों को राष्ट्रपति प्रेसिडेंट खुद नॉमिनेट करेंगे, वो कहीं ना कहीं उन्हीं के फेवर में वोट देंगे। मतलब जिस प्रेसिडेंट ने उन्हें नॉमिनेट किया होगा वो उन्हीं के फेवर में वोट देंगे, है ना। तो इस तरह से राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है उसमें सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य मतलब जो कि इलेक्टेड है वही शामिल होते हैं। ठीक है, कोई भी यहाँ पर मनोनीत सदस्य चाहे संसद का हो या तो राज्य विधानसभाओं का हो, कहीं का कोई भी मनोनीत सदस्य यहाँ पर शामिल होता ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। उसके बाद राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मतलब इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। अब यहाँ पर देखिए विधानमंडल होता है। ठीक है, राज्यों में क्या होता है? तो राज्यों में विधानमंडल होता है। ठीक है, तो विधानमंडल में कुछ वेट अ सेकेंड, कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें विधान परिषद है। ठीक है, अब विधान परिषद क्या है? तो विधान परिषद को आप राज्यसभा की तरह उच्च सदन समझ सकते हैं और जो विधानसभा है उसको आप निम्न सदन समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन आज भी हमारे देश के हर राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो इस कारण से अगर आपसे पूछा जाए तो इस तरह से आप याद रखिए कि जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल है उसमें सिर्फ राज्य की विधानसभाएं बस भाग लेती है, विधान परिषद भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। फिर उसके बाद आता है
राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों में दिल्ली तथा पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के सदस्य भी शामिल हैं। अब देखिए, केंद्र शासित प्रदेश किसे कहते हैं? तो केंद्र शासित प्रदेश विद एरिया होते हैं, वे प्रदेश होते हैं जिनका सीधा नियंत्रण राष्ट्रपति के हाथ में होता है। ठीक है, राष्ट्रपति इन पर सीधा नियंत्रण रखते हैं, लेकिन यहाँ पर दो एक्सेप्शंस आते हैं। द फर्स्ट वन इज दिल्ली एंड द सेकेंड वन इज पुडुचेरी। तो दिल्ली और पुडुचेरी में खुद की विधानसभाएं हैं, मतलब विधानसभा है तो मंत्री भी होंगे। आपने सुना होगा केजरीवाल, सभी को पता होगा। तो दिल्ली और पुडुचेरी पे खुद की सरकार है, मतलब वहां पर राष्ट्रपति का सीधा नियंत्रण नहीं है। ठीक है, तो जब वहां पर विधानसभाएं हैं केंद्र शासित प्रदेश में, तो उन विधानसभाओं को भी निर्वाचक मंडल में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कितने केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाएं अभी शामिल है, तो अभी 2, दैट इज दिल्ली एंड पुडुचेरी। ठीक है, लेकिन आप सभी जानते हैं अभी जम्मू कश्मीर भी इस क्राइटेरिया में आ सकता है। ठीक है, तो जो बच्चे थोड़ी दूर की प्लानिंग कर रहे हैं लाइक 26, 27, उनके लिए जम्मू कश्मीर वाला जो पॉइंट है वो मे भी कल को सामने आ जाए। ठीक है, लेकिन अभी जो 2024 वाले हैं वो सिर्फ दिल्ली और पुडुचेरी तक ही खुद को सीमित रखे। ठीक है, तो ये कब जोड़ा गया? तो ये 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। तो अगर आपसे पूछा जाए मूल संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल था, तो उसका राइट आंसर संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य और दूसरा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूर्ण रूप से न पूछा जाए तो मूल रूप के बिना 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो ये दिल्ली एवं पुडुचेरी की विधानसभाओं को जोड़ा गया है, आप इसको भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 54 समझ आया। आर्टिकल 54 में क्या है? तो आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा, क्लियर हुआ। फिर उसके बाद आता है आर्टिकल 55। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। द फर्स्ट वन इज संसद, दैट इज पार्लियामेंट। द सेकेंड वन इज राज्य की विधानसभा। फिर उसके बाद पार्लियामेंट में भी 2 होते हैं, दैट इज लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा 545, राज्यसभा 245। ठीक है, तो लोकसभा में जो मनोनीत सदस्य हैं दैट इज 2, और राज्यसभा में लोकसभा में जो निर्वाचित सदस्य हैं दैट इज 543। ठीक है, और राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य हैं दैट इज 12, और निर्वाचित कितने हैं? तो 233। तो ये प्रोविजन हालांकि अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया गया है, मतलब एक संवैधानिक संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करने का प्रोविजन हटा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर लोकसभा से 543 लोग, राज्यसभा से 233 लोग जाते हैं। ठीक है, अब ये 12 सदस्य नॉमिनेट होते हैं तो इनको शामिल नहीं किया जाता है। फिर ये हो गया संसद के द्वारा। ठीक है, अब बात आती है राज्य विधानसभा। तो राज्य विधानसभा में भी 2, विधान परिषद, विधानसभा, मतलब राज्य विधानमंडल में। ठीक है, राज्य विधानमंडल। तो विधान परिषद के जो लोग हैं वो शामिल नहीं होते हैं, क्योंकि अभी तक हर राज्य में विधान परिषद नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद विधानसभा की अगर हम बात करें तो जो मनोनीत लोग हैं वो शामिल नहीं होते हैं, निर्वाचित शामिल होते हैं, और इन्हीं से मिलकर राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल बनता है। ठीक है, प्लस दिल्ली एंड पुडुचेरी स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, तो दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के राज्य विधानसभाओं के साथ ही इनका निर्वाचक मंडल पूर्ण होता है। ठीक है, एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अगर आज कहीं पर आपको एनर्जी लैग करे, क्योंकि आई हैव ट्रेवल्ड मोर देन 100 किलोमीटर्स नाउ। ठीक है, मतलब अभी अप्रॉक्स 100 किलोमीटर से ज़्यादा ही ट्रेवल करके अभी जस्ट आई हैव रीच्ड माई होम। सो हियर द नेक्स्ट वन इज आर्टिकल 55। ठीक है, आर्टिकल 54 आपने पढ़ा, फिर अब आता है आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया है। आर्टिकल 55 हैज़ द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन प्रोसेस, जिसके अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब गुप्त मतदान प्रणाली। ठीक है, अप्रत्यक्ष और गुप्त मतदान प्रणाली। ठीक है, गुप्त मतदान मतलब कोई जो वोटर है वो किसको वोट दे रहा है किसी को पता नहीं है। ठीक है, तो इसे हम गुप्त मतदान प्रणाली कहते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा किया जाता है।
इनडायरेक्टली बाय अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो यहाँ पर आपको याद रखना है, अगर वन वर्ड में आपसे मतलब अगर ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया क्या है, तो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया अनुमातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति है। ठीक है, क्लियर है कैसा है? तो अप्रत्यक्ष और गुप्त मतदान प्रणाली है। अब यहाँ पर कुछ फॉर्मूला लिखे हुए हैं जिसको समझने से पहले आप देखिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या है। तो जब आप वोट देने जाते हैं अपने लोक क्षेत्र में, मतलब अपने आम क्षेत्र में, तो आप किसी एक को वोट देके आते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा राष्ट्रपति के इलेक्शन में नहीं होता है। राष्ट्रपति के इलेक्शन में जो भी वोट देते हैं उनको हर किसी को वोट देना होता है। मतलब सपोज करें यहाँ पर ए खड़ा है, बी है, सी है, डी है। ठीक है, अब आप गए हैं वोट देने एज अ सांसद। ठीक है, आपने बताया कि जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है वो बी है। ठीक है, अब फर्स्ट प्रायोरिटी आपने बता दिया बी। अब आपको ये भी बताना है कि अगर बी नहीं बना प्रेसिडेंट तो फिर आप किसको एज अ प्रेसिडेंट देखना चाहते हैं। तो आपने बताया आपकी सेकंड प्रायोरिटी है ए। ठीक है, अब आपसे ये भी क्वेश्चन है कि अगर ए भी नहीं बना तब आप किसको बनाएंगे? तो ए के बाद फिर आप बनाते हैं डी को। ठीक है, और अगर डी भी नहीं बना तो फिर लास्ट प्रायोरिटी है सी। तो यहाँ पर आपसे प्रायोरिटी पूछी जाती है, मतलब आपको प्रायोरिटी के बेस्ड पर वोट देने हैं। ठीक है, जो आपका आप किसको ज़्यादा चाहते हैं कि वो प्रेसिडेंट बने, अगर वो नहीं बनता फिर किसको बनना है आपको, ये सब कुछ प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट करना पड़ता है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में किसी एक को नहीं वोट करना रहता है, आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। ठीक है, और फिर उस प्रायोरिटी के बेस पर जो 50+1% फर्स्ट प्रायोरिटी पर रहेंगे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी पर रहेंगे उन्हें प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब अगर पूरी काउंटिंग हो गई और किसी को भी 51% वोट नहीं मिला, ठीक है, तो जो सबसे लास्ट प्रायोरिटी होल्डर है, मतलब जिसको सबसे कम प्रायोरिटी दी गई है, उनके वोट को सभी में बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ? तो ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व हुआ। क्लियर हुआ? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में सभी को अपने अपने वोट देने होते हैं, मतलब प्रायोरिटी डिसाइड करनी होती है। ठीक है, और जो बनता है उसका 51% वोट होना अनिवार्य है। ठीक है, फिर अब बात करते हैं हम इस फॉर्मूले पर। तो देखिए, अगर आप वोट देते हैं अपने आम क्षेत्र में तो आपके वोट की वैल्यू 1 होती है, मतलब आपने एज अ पर्सन वोट दिया तो वो एक इंसान की तरह काउंट होगा। लेकिन जब अगर हम राष्ट्रपति के चुनाव की बात करें तो राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में जितने भी सांसद विधायक वोट देते हैं उनकी वोट वैल्यू होती है, मतलब वो जिस राज्य से हैं उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर, उस राज्य की पॉपुलेशन के आधार पर कि वो कितने लोग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस बेस्ड पर उनकी वोट वैल्यू होती है। ठीक है, तो अगर एक सांसद वोट दे रहा है तो उसकी वोट वैल्यू क्या है वो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो एक विधायक के मत का मूल्य, वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एमएलए, राज्यों की कुल जनसंख्या, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित कुल सदस्य इंटू 1/1000। ठीक है, तो क्या क्लियर हुआ? तो देखिए, जैसे अगर हम एमपी की बात करें तो एमपी में राज्यों की कुल जनसंख्या, मतलब जितनी एमपी की पॉपुलेशन है, फिर उसके बाद राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य, मतलब राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य दैट इज 230 है ना, तो इंटू 1/1000। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ? तो ये विधायक के मत का मूल्य है, इस फॉर्मूले से आप विधायक के मत का मूल्य निकाल सकते हैं। ठीक है, हालांकि एमपीपीसीएस में इतना अभी डेप्थ में पूछे जाने का कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी आप फॉर्मूला नोट कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है सांसद का मतों का मूल्य, सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य बटे संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल सदस्य संख्या। तो अब देखिए, तो एक सांसद सदस्य के मतों के मूल्य का ये फॉर्मूला होता है, आप इस बेस्ड पर इसकी भी वोट वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपको यहाँ पर ज़रूरी है ये जानना कि राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया होती क्या है। तो आपने पढ़ा अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान प्रणाली, अनुपातिक प्रतिनिधित्व मतलब प्रियोरिटी बेस्ड। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे आपको प्रियोरिटी देनी है
कि सबसे पहला प्रेसिडेंट आप किसको चाहते हैं बनना, इन केस अगर वो नहीं बना तो आप किसको चाहते हैं, और अगर इन केस दूसरा भी नहीं बना तो आप तीसरा किसको चाहते हैं, और अगर तीसरा भी नहीं बना तो आपको चौथा कौन चाहिए। ठीक है, मतलब यहाँ पर आप समझ सकते हैं 50, 30, 20 और 10 इस बेस पर आपको अपनी प्रियोरिटी डिसाइड करनी होती है। ठीक है, दिस इज जस्ट रफली आइडिया। फिर उसके बाद अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी मत पद्धति। ठीक है, यही पूरा है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर उसके बाद यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति की राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति को अवैध घोषित किया जाता है तो उच्चतम न्यायालय की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं माने जाएंगे तथा प्रभावी बने रहेंगे। ठीक है, अब देखिए, अगर किसी भी राष्ट्रपति का चुनाव होता है और वो अपने कार्य पद पर कुछ समय तक रह लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का चुनाव 2020 में हुआ, ठीक है, किसी राष्ट्रपति का, अब वो अपने पद पर 2022 तक है, उनका कार्यकाल कब तक है, तो कार्यकाल 2025 तक है। लेकिन 2022 में ऐसा पता चला सुप्रीम कोर्ट में कि जो वो राष्ट्रपति है वो अवैध रूप से अपने पद पर है, मतलब उन्होंने या तो गलत तरीके से अपने पद पर है या तो सांसद विधायक को पैसे वैसे देके, मतलब कुल मिला के वो अवैध तरीके से अपने पद पर है। ठीक है, ऐसा कहाँ पर हुआ, तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट में हुआ। तो जब सुप्रीम कोर्ट अपने इस फैसले को, क्या फैसला, तो को सुनाती है तो उसके पहले तक जितने भी कार्य उस राष्ट्रपति के द्वारा किए गए होते हैं, मतलब 2020 से 2022 तक उन कार्यों को अवैध नहीं किया जाता है। ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं राष्ट्रपति देश का सबसे सर्वोच्च पद होता है, बहुत गरिमामय पद होता है, तो उनके द्वारा किए गए कार्य कभी भी अवैध घोषित नहीं किए जाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। तो अगर कोई भी राष्ट्रपति अवैध रूप से अपने पद पर है, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ऐसा प्रूफ होता है कि वो उनका जो निर्वाचन था वो अवैध था, तो सिर्फ उनको उनके पद से हटाया जाएगा, मतलब राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जाएगा, न कि उनके द्वारा किए गए कार्य को अवैध घोषित किया जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अब लाइक देखिए, अगर आज 19 जनवरी है और कल 18, ठीक है, तो 19 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया कि जो राष्ट्रपति है उनका निर्वाचन अवैध रूप से किया गया था। ठीक है, तो 18 जनवरी तक उस राष्ट्रपति के द्वारा जितने भी किए गए कार्य हैं वो सब वैध घोषित किए जाएंगे, मतलब उनको इलीगल नहीं कहा जाएगा, वो कार्य वैध रहेंगे, लीगल ही रहेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। तो जब तक घोषणा नहीं हो जाती है तब तक किए गए कार्यों को वैध माना जाता है। ये हो गया प्रेसिडेंट की इलेक्शन से अगर कोई विवाद है। ठीक है, और आपको ये भी याद रखना है कि अगर राष्ट्रपति के चुनाव से कोई भी विवाद है तो वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। ठीक है, न तो किसी हाई कोर्ट में, न तो किसी सेशन कोर्ट में, सिर्फ और सिर्फ उस विवाद से संबंधित कोई भी कार्यवाही होगी तो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अदर रिक्वायरमेंट्स। अदर रिक्वायरमेंट्स में इसके अलावा राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए उम्मीदवार के नामांकन पर हस्ताक्षर होना चाहिए, प्रस्तावक के रूप में कम से कम 50 और अनुमोदक के रूप में कम से कम 50। तो देखिए, अब ऐसा भी प्रोविज़न है कि कोई भी आम आदमी जाके राष्ट्रपति के चुनाव पर भाग नहीं ले ले। ठीक है, मतलब देखिए, अगर राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है तो उसमें जो पार्टिसिपेट करेंगे उनका भी कुछ लेवल होना चाहिए। अब कोई भी आम आदमी जाके पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ठीक है, इसके लिए आपको 50 प्रमोटर प्रपोजर्स चाहिए होंगे और 50 इसमें, वेट अ सेकेंड, 50 इसमें आपको सपोर्टर चाहिए होंगे। ठीक है, तो 50 प्रपोर्टर 50 सपोर्टर के द्वारा ही आपका जो नामांकन पत्र है वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, अगर आपके पास टोटल अगर हम कहें तो कुल 100 सांसद विधायक नहीं है तो आप राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जमानत राशि होती है, दैट इज़ 15,000। तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI में 15,000 रुपये की सुरक्षित जो जमानत राशि है उनको भी आपको जमा करना पड़ता है, और अगर आप कुल वोट का 1/6 भाग नहीं पाते हैं तो ये जमानत राशि आपकी जब्त कर ली जाती है। मतलब देखिए, अगर टोटल वोट 100 पड़े, ठीक है, तो अगर आप इस 100 का 1/6 भाग नहीं पाते हैं तो आपकी ये जो 15,000 की जमानत राशि है
वो भी जब्त कर ली जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पर प्रत्येक उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपए की सुरक्षा राशि जमा करनी होगी। यदि उम्मीदवार डाले गए वोटों का छठा हिस्सा हासिल करने में असफल रहता है तो उसकी जमानत राशि जब्त हो सकती है। 1997 से पहले प्रस्तावकों और अनुमोदकों की संख्या 10-10 और जमानत राशि 2500 थी। 1997 में गैर गंभीर उम्मीदवार मतलब नॉन सीरियस कैंडिडेट को हतोत्साहित करने के लिए इन्हें बढ़ा दिया गया है। मतलब कोई भी जो नॉन सीरियस कैंडिडेट है, जो नॉन सीरियस है, उनको प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट न लेने के लिए इसको 100 सांसद विधायक कर दिया गया है और राशि भी 15,000 बढ़ा दी गई है, ठीक है। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद हम चलते हैं आगे। तो आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया है, ठीक है। अब आता है आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 में टर्म ऑफ ऑफिस मतलब राष्ट्रपति का कार्यकाल है। तो राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक की अवधि तक पद धारण करेगा। मतलब देखिए, अगर राष्ट्रपति ने 19 जैन 2024 में शपथ ली, ठीक है, मतलब उन्होंने 19 जनवरी 2024 में अपना पद ग्रहण किया, तो वो कब तक अपने पद पर रहेंगे? तो वो अपने पद पर 19 जनवरी 2029 तक रहेंगे, ठीक है। सॉरी, 2029 तक रहेंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ? तो ये राष्ट्रपति का कार्यकाल हुआ, मतलब पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक, ठीक है। और आपको ये भी याद रखना है, जैसे राष्ट्रपति यहाँ पर जब 19 जैन को अपने पद से हटेंगे, मतलब अपना पद उनका पूरा होगा कार्यकाल, तो उसके पहले ही भारत का जो निर्वाचन आयोग है, भारतीय निर्वाचन आयोग है, उनके द्वारा इलेक्शन करा लिए जाने चाहिए, ठीक है। मतलब 6 महीने के पहले, 6 महीने के भीतर भीतर ही राष्ट्रपति के कार्यकाल को खत्म होने से पहले ही चुनाव करा लेने चाहिए, ठीक है। क्योंकि राष्ट्रपति का पद एक ऐसा पद है कि इतना गरिमामय पद है कि वो कभी भी रिक्त नहीं रहना चाहिए, मतलब कभी भी खाली नहीं रहना चाहिए, ठीक है। कोई ना कोई उस पद पर रहना चाहिए। इसी कारण से राष्ट्रपति जो है उनका कार्यकाल पूरा होने से पहले ही 6 महीने के अंदर दूसरा इलेक्शन हो जाता है, मतलब दूसरे प्रेसिडेंट आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन वो पद पर बैठेंगे कब? मतलब पद पर वो अपने पद पर आएंगे कब से? तो जब पहले राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया राष्ट्रपति का कार्यकाल। अब आप देखिए, अगर किसी भी विषम परिस्थिति में, किसी भी विपरीत परिस्थिति में राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो पाता है, मतलब अगर 19 जैन 2029 में उनका कार्यकाल खत्म हुआ, ठीक है, लेकिन किसी भी विषम परिस्थिति लाइक कोरोना या कुछ भी किसी भी विषम परिस्थिति में उनका जो इलेक्शन है वो हो नहीं पाता है, ठीक है। तो उस स्थिति में जो वर्तमान राष्ट्रपति है, जो तत्कालीन राष्ट्रपति है, वही अपने पद पर बने रहेंगे, ठीक है। मतलब ऐसा प्रोविजन नहीं है कि 5 वर्ष पूरा होते ही उनको पद से हटा दिया जाएगा, ठीक है। वो अपने पद पर तब तक बने रहेंगे जब तक कि दूसरा राष्ट्रपति आ नहीं जाता है। क्लियर हुआ। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पदत्याग कर सकेंगे। द प्रेसिडेंट may by writing under his hand addressed to the vice president resign his office। मतलब राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपेंगे? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र वाइस प्रेसिडेंट को सौंपेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित रीति से चलाए गए महाभियोग द्वारा पद से हटाया जाएगा। द प्रेसिडेंट may for violation of the constitution be removed from office by impeachment in the manner provided in Article 61। अब ये क्या है? तो देखिए, अगर राष्ट्रपति ने कोई ऐसा काम किया जो कि उनके पद की गरिमा के विरुद्ध है, मतलब राष्ट्रपति ने कोई ऐसा काम किया जो कि राष्ट्रपति के पद के लिए सही नहीं है, ठीक है, तो या तो उस स्थिति में वो त्याग पत्र दे, या तो उस स्थिति में वो अपने जो त्याग पत्र है वो उपराष्ट्रपति को सौंपे, वाइस प्रेसिडेंट को सौंपे, ठीक है। या तो फिर अगर त्याग पत्र नहीं देते हैं तो उसका भी प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक है। प्रोविजन क्या है? तो प्रोविजन आर्टिकल 61 के अंतर्गत महाभियोग प्रक्रिया है। अब यहाँ पर महाभियोग प्रक्रिया से 2-3 तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, हम उन पर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज महाभियोग प्रक्रिया किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 61 में है। और आपको याद रखना है, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में महाभियोग वर्ड, महाभियोग प्रक्रिया, इम्पीचमेंट प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए ही यूज किया गया है, ठीक है। और कोई भी किसी भी पद पर हो लेकिन उनके लिए महाभियोग की प्रक्रिया का इस्तेमाल नहीं किया गया है, ठीक है।
तो महाभियोग किसके लिए है? तो ओनली प्रेसिडेंट के लिए है। किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 61 में है, ठीक है। और इसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण होता है, संविधान का अतिक्रमण या संविधान का उल्लंघन, वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब अगर प्रेसिडेंट ने संविधान का अतिक्रमण किया है, कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन किया है, संविधान का उल्लंघन किया है, तभी उन पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है, ठीक है। और महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, डिटेल में हम आर्टिकल 61 में पढ़ेंगे। अभी आपको याद रखना है कि महाभियोग की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आर्टिकल 57। आर्टिकल 56 क्लियर हुआ, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना? तो 5 साल, ठीक है। और कब तक? तो जब तक अगला राष्ट्रपति अपने पद पर आ नहीं जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आर्टिकल 57, एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, मतलब पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। तो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। तो यहाँ पर इन शॉर्ट आप ये समझ सकते हैं कि जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, उनके लिए कोई भी ऐसी लिमिट नहीं दी गई है, ठीक है। मतलब अगर वो एक बार प्रेसिडेंट के तौर पर इलेक्ट हो चुके हैं तो कितनी भी बार इलेक्ट हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऐसी कोई भी नंबर ऑफ टाइम्स या फिर ऐसी कोई भी मैक्सिमम एज लिमिट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट के लिए नहीं दी गई है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए क्या राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। कितनी बार हो सकता है? तो उसकी कोई भी लिमिट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी गई है, ठीक है। फिर उसके बाद आर्टिकल 58, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं, मतलब क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है इलेक्शन पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। फर्स्ट वन इज, कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो, ठीक है। ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हत हो, he should be qualified for election as a member of the House of the People, that is लोक सभा। कोई व्यक्ति जो भारत सरकार की या किसी राज्य के सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण में से किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के कोई लाभ का पद धारण करता है तो राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा, ठीक है। अब ये पूरा क्या है हम इन शॉर्ट समझते हैं, ठीक है। तो देखिए आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति बनने की योग्यता दी गई है। तो सबसे पहली योग्यता है कि वह भारत का नागरिक हो, ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, दैट इज अगर कोई भी कहीं दूसरे देश से आया है, मतलब कोई भी पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया कहीं से भी आया है, तो क्या वो भारत का राष्ट्रपति नहीं बन सकता? तो बिल्कुल बन सकता है। सिर्फ और सिर्फ एक शर्त है, दैट इज उसने भारत की नागरिकता ली हो, ठीक है। क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा मेंशन है कि वह भारत का नागरिक हो, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसका जन्म भी भारत में हुआ है, ठीक है। तो अगर किसी का जन्म भारत में नहीं हुआ है लेकिन उसने भारत की नागरिकता ले ली है तो वो पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट के लिए एलिजिबल है। फिर दूसरी योग्यता होती है 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, मतलब ही मस्ट बी 35 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। तो जिसने भी 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, भारत का नागरिक है, 50 सपोर्टर है, 50 प्रमोटर है, 15,000 जमानत राशि है, वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट है, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हत हो, मतलब वो लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखते हो, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड प्रोविजन है, कोई भी व्यक्ति जो भारत सरकार, एनी पर्सन हु अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट और एनी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स होल्ड एनी प्रोफिस ऑफ profit under the control of any local or other authority shall not be eligible to be elected president। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि लाभ का पद, अब लाभ का पद क्या है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है। लेकिन लाभ का पद इन द सेंस आप समझ सकते हैं सरकारी नौकरी, मतलब गवर्नमेंट सर्विस, ठीक है। सीधा सा मतलब लाभ का पद का यही होता है। क्योंकि अगर आप संसद के सदस्य हैं, मतलब अगर आप लोकसभा राज्यसभा के मेंबर हैं, सांसद विधायक कुछ भी हैं, तो वो लाभ के पद में नहीं आता है, ठीक है। लेकिन अगर आप एसडीएम हैं, डीएसपी हैं, आईपीएस है, आईएएस है, तो वो सब कुछ लाभ के पद पर आता है। तो अगर आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने जाते हैं तो सबसे पहले आपको उस लाभ के पद को छोड़ना होगा, मतलब उस पद से आपको त्याग देना पड़ेगा, फिर उसके बाद ही आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ?
तो राष्ट्रपति के चुनाव की क्या योग्यता है? तो सबसे पहला भारत का नागरिक हो, दूसरा 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तीसरा लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, एंड द वेरी लास्ट वन इज उसके पास कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी लाभ का पद नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए क्या लाभ का पद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है, तो बिल्कुल नहीं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी लाभ का पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे है राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें, मतलब कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट पोस्ट। ठीक है, ये कहाँ पर है? तो ये आर्टिकल 59 में है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि वेट अ सेकेंड, यदि है तो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने से पहले वह पद खाली करना होगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें हैं, मतलब कंडीशंस है। ठीक है, तो द फर्स्ट वन इज द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और ऑफ हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो संसद के सदस्य हैं वो राष्ट्रपति का पद धारण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर आप राष्ट्रपति का पद धारण करने वाले हैं तो उसके पहले अगर आप सांसद विधायक हैं तो आपको उस पद से अपने हटना पड़ेगा, वहां से पदत्याग करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप संसद के सदस्य हैं या तो फिर किसी भी राज्य के विधानमंडल के सदस्य हैं तो पहले आपको उस पद को छोड़ना पड़ेगा, तभी आप राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा, मतलब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर आप भारत के राष्ट्रपति हैं तो आप किसी और पोस्ट पर उसी के साथ में नहीं हो सकते, ना तो आप सांसद हो सकते हैं, न तो विधायक हो सकते हैं, न तो किसी भी राज्य के मंत्री हो सकते हैं, साथ ही ना आप किसी सरकारी नौकरी पर हो सकते हैं, आप एसडीएम हो, आप प्रेसिडेंट भी हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो जो राष्ट्रपति हैं उनको अपना कार्यभार संभालने से पहले, उनको अपने वर्ग में आने से पहले सब कुछ त्याग करना पड़ेगा। ठीक है, राष्ट्रपति भत्तों और विशेष अधिकार के भी हकदार होते हैं जो संसद ने विधि द्वारा निर्धारित किए हैं, मतलब द अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस आर डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट। अब राष्ट्रपति के पास कुछ भत्ते भी होते हैं, कुछ अलाउंसेस भी होते हैं, लाइक उनको एक रहने का घर मिलेगा, दैट इज राष्ट्रपति भवन, उनको मेडिकल फ्री मिलेगा, फिर उसके बाद उनको कहीं भी आने जाने और सिक्योरिटी जो स्टाफ चार्जेस हैं वो भी उनको दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये भत्ते होते हैं, विशेष अधिकार होते हैं। फिर उसके बाद आता है भारत में राष्ट्रपति का वेतन, प्रेसिडेंट सैलरी इन इंडिया। भारत के राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए माह, गैर कर योग्य, मतलब नॉन टैक्सेबल। तो अब आपसे अगर पूछा जाए कि भारत के राष्ट्रपति पोस्ट प्रेसिडेंट की सैलरी कितनी होती है, तो दैट इज 5 लाख। ठीक है, 5 लाख पर मंथ, जो कि गैर कर योग्य, तो मतलब इस पर भी कोई टैक्स नहीं लगता है। ये जो 5 लाख है वो गैर कर युक्त, मतलब नॉन टैक्सेबल होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद राष्ट्रपति को मिलने वाले कुछ अन्य भत्ते, सम अदर अलाउंसेस रिसीव्ड बाय द प्रेसिडेंट। अब इस जो वेतन है, इस वेतन के अलावा भी राष्ट्रपति को कुछ भत्ते दिए जाते हैं, हम अब उस भत्तों पर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो द फर्स्ट वन इज निवास स्थान, दैट इज रेसिडेंट। राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक आवासीय स्थान है, इसमें 340 कमरे हैं। ठीक है, अब राष्ट्रपति भवन पर भी क्वेश्चन आ सकता है, तो राष्ट्रपति भवन क्या है? तो राष्ट्रपति भवन एक ऐसा भवन है जो कि राष्ट्रपति को रहने के लिए दिया जाता है, और इसमें लगभग, अगर हम भारत में बात करें तो भारत के राष्ट्रपति भवन में 340 कमरे हैं। राष्ट्रपति भवन की यहाँ पर हिस्ट्री दी हुई है, आप इसे भी पढ़ सकते हैं। पहले इसे वायसराय हाउस के नाम से जाना जाता था। स्थान राजपथ का पश्चिमी छोर, रायसीना हिल्स, नई दिल्ली, भारत। तो आप रायसीना हिल्स, नई दिल्ली, भारत याद रखिए। ठीक है, तो अगर आपसे राष्ट्रपति भवन की लोकेशन पूछी जाए तो रायसीना हिल्स, नई दिल्ली, इंडिया। ठीक है, फिर उसके बाद वास्तुकार एडविन लुटियंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रपति भवन के वास्तुकार कौन है, तो यहाँ पर आपका आंसर एडविन लुटियंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आर्टिकल 59 में क्या आपने पढ़ा? तो आर्टिकल 59 में आपने राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता पढ़ी। ठीक है, तो योग्यता पढ़ ली, फिर उसके बाद हमने देखा वेतन क्या है, तो वेतन 5 लाख पर मंथ है, नॉन टैक्सेबल है। फिर उसके बाद आपने देखा राष्ट्रपति भवन क्या है, मतलब जहाँ पर राष्ट्रपति को रहने के लिए दिया जाता है। ठीक है,
फिर उसके बाद अब आता है आर्टिकल 60 ओथ ऑफ प्रेसिडेंट। अब राष्ट्रपति जब अपना पद धारण करेंगे तो सबसे पहले उनको शपथ दिलाई जाएगी, ठीक है। तो प्रत्येक राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने वाला या राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्यालय में प्रवेश करने से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में या उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश की उपस्थिति में हस्ताक्षर करेगा। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मेक्स द ओथ और अफर्मेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन केस सीजीआई इज एब्सेंट। द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डज द प्रोसीड्यूर ऑफ द ओथ। अब यहाँ पर क्या कहा गया है, तो आर्टिकल 60 में सीधा सा कहा गया है कि जो वाइस प्रेसिडेंट की ओथ है, जो प्रेसिडेंट को शपथ है, वो सीजीआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा दिलाई जाएगी, ठीक है। और अगर किसी केस में सीजीआई एब्सेंट है, नहीं है वो, तो फिर उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जज है मतलब जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं उनके द्वारा प्रेसिडेंट को शपथ दिलाई जाएगी, ठीक है। तो आपने आज आर्टिकल 53 पढ़ा, सॉरी आपने आज आर्टिकल 52 पढ़ा, 53 पढ़ा, 54 पढ़ा, 55 पढ़ा, 56 पढ़ा, 7 पढ़ा, 58 पढ़ा, 59 पढ़ा और 60 भी पढ़ लिया, ठीक है। अब हम कल से आर्टिकल 61 दैट इज राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया पर डिस्कशन करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। Till then, keep learning and keep exploring. Okay, so that's all. Thank you so much. All the very best.